नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विशेष एपिसोड में। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया भी और साथ ही में इतिहास को बचाने के लिए मैदान में भी उतर गए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरदेंदु त्रिपाठी जी, जिन्होंने पिपरावा बुद्ध रत्न बुद्ध अवशेषों की लड़ाइयाँ सुथोबी नामक कंपनी से लड़ी, उसकी नीलामी हांगकांग में होने से रुकवाई और साथ में भारतीय धरोहर की संस्कृति की रक्षा भी की। सरदेंदु त्रिपाठी जी प्रेजेंट टाइम में प्रत्याशी भी हैं शिक्षक एमएलसी संघ के, जिन्होंने एक आवाज बनने की कोशिश की है, शिक्षकों की आवाज बनने की कोशिश की है, जो गोरखपुर फैजाबाद मंडल से शिक्षक एमएलसी के प्रत्याशी भी हैं। आइए इनसे ही जानते हैं इनकी कहानियों के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में, किस तरीके से इन्होंने पिपरावा रत्नों की धरोहर की रक्षा की। तो आइए मिलते हैं सरदेंदु त्रिपाठी जी से। जैन सर, कैसे हैं आप? जबरदस्त हूँ अमित जी। सर, सबसे पहले तो आपके इतिहास विषय के बारे में बात करें तो बच्चों को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट अगर लगता है कोई, इतिहास लगता है, और आपने इतिहास से एक यात्रा शुरू किया, इतिहास से आपने पढ़ाई की, पीएचडी किया, आज बच्चों को पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली अमित जी, बचपन से ही कुछ चैलेंजेस और चुनौतियाँ मुझे पसंद थी और मैं एक कवि ही एक तरह से कवि माइंड था, कवि हृदय था। तो एक 2 लाइन का ध्येय वाक्य है जो आज तक मैं उसको निभा रहा हूँ कि अक्सर जिन हादसों से लोग बचकर चलते हैं, हमें तो उन्हीं हादसों ने पाला है। तो जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 97 में यूजी में एडमिशन लिया तो उस वक्त भी एक हुआ था कि इतिहास बहुत कठिन है। कठिन विषय। मैंने इतिहास लिया और इतिहास में मैंने नए प्रयोग किए जो उस वक्त के हमारे यहाँ जो मेरे बेसमेट हैं और जो मेरे शिक्षक हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैंने इतिहास में पहले ये एक नवीन पद्धति शुरू की कि इतिहास को तोड़ दीजिए, देन उसको जोड़ दीजिए। अच्छा। और ये करके मैंने इतिहास में यूजी में 70% और पीजी में 85% तक मैंने मार्क्स गेन किया। जो शिक्षण कार्य प्रक्रिया कब से शुरू हुई आपकी? हाँ, मेरी शिक्षण कार्य प्रक्रिया है वो करीब 2010 से मैंने शुरू किया था जी। और जब मैं यूपीएससी दे रहा था उसके बाद किसी कारणवश यूपीएससी में जो मैं चाहता था वो नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि अब कुछ तो करना ही था। तो यही इतिहास सबसे बड़ा हमारे जीवन को सुधारने का माध्यम बना और आज तक है। उसी इतिहास के दम पर आप यहाँ मुझको बैठाए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 से आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जी इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। उसके पहले भी आपने कभी शिक्षण किया है? हाँ, उसके पहले मैंने 2 दशक तक शिक्षण कार्य किया है लखनऊ में एसडीएसएन पीजी कॉलेज चरक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रूव शिक्षक रूप में मैंने टीचिंग कार्य किया है। एंशिएंट इंडियन कल्चर मैंने पढ़ाया है। अच्छा, किस कालखंड या किस सभ्यता पर आपका शोध रहा है या फिर आपको पसंद रहा है वो? हाँ, मेरा जो शोध कार्य है वो फॉरेन ट्रेड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया है और प्राचीन भारत का जो वाह्य व्यापार है जी। क्योंकि आज आप देखते हैं कि दुनिया में भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हमने कुछ ऐसा कर दिया तो वंस अपॉन टाइम, आज से 2000 साल पहले की घटना है जब पूरी दुनिया ने भारत पर अपनी तरह का आर्थिक प्रतिबंध लगाया। जी जी। पूरी दुनिया का जो सोना था ना वो भारत की तरफ चला। ऐसे नहीं, हम जिस देश में इतना सोना कम होता था उस देश को सोने का चिड़िया कहा। और ये मजाक बात नहीं थी। हमारे यहाँ पूरी दुनिया से सोने का एक तरह से ऐसा एक हम लोगों के यहाँ निर्यात शुरू हुआ कि दुनिया अचंभित हो गई। रोमन सीनेट में बैठ करके उन लोगों ने हमारे देश पर व्यापारिक और तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए ताकि हमारा सामान वहाँ जा कर के बिक ना पाए। तो ये जो कालखंड है प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के और गुप्त काल तक, ये बहुत ही रोमांटिक कहानी है भारत की। अच्छी अच्छी सड़कें थीं, ज़बरदस्त मकान बने थे, हमारी जो माताएं बहनें थीं वो जवाहरातों से लदी रहती थीं। ये कालखंड मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अगर आपका एक नाम उपनाम इस समय लोग जानते हैं पिपरावा रत्न। हाँ, पिपरावा रत्न। तो उसके पीछे की क्या कहानी है? इसमें 2 शब्द है, एक पिपरावा एक रत्न। जी। पिपरावा आप जानते हैं सिद्धार्थनगर जनपद का एक अलीगढ़वा जिसको आज बोलते हैं कपिल वस्तु, उसका एक स्तूप की वजह से चर्चित है। जी जी। वहाँ से 1898 ईस्वी में विलियम क्लिस्टन पेपे ने स्तूप की खोज की थी। वो जमींदारी नहर प्रणाली की खोज कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने बाई चांस की बात थी कि ईंटों की एक बड़ी संरचना प्राप्त उन्होंने किया
उसमें उन्होंने उत्खनन किया, तत्कालीन जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे वी ए स्मिथ, उनकी सहायता से, और वहाँ से उन्होंने धातु अवशेषों को प्राप्त किया, वहाँ से उन्होंने रत्नों को प्राप्त किया। अब ये रत्न क्या थे? जी जी। तो ये रत्न कुशीनगर में, हम सभी जानते हैं कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अमित जी धातु अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड किया गया। उन 8 भागों में से एक भाग कपिलवस्तु के शाक्यों ने प्राप्त किया। यही कपिलवस्तु के शाक्य जो सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु है, यहाँ उनका मूल निवास स्थान था। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि मूलतः जो भगवान बुद्ध थे वो शाक्य थे, इसी कपिलवस्तु के थे जी। तो उन्होंने यहाँ उसको प्राप्त करके ला करके और स्तूप बनाया, मिट्टी का पहले स्तूप बनाया। उसके बाद अशोक ने उस स्तूप को तमाम तरह से ईंटों से और पत्थर लगा करके उसको और अच्छा बना दिया, और अपने आराध्य के लिए, जैसे आज हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो तमाम सामग्रियों को लेवल कराते हैं, दान देते हैं, उसने रत्नों को दिया जी। वो रत्न 2000 से ऊपर थे। 1898 ईस्वी में पेपे ने क्या किया कि उन रत्नों को उसमें से निकाल लिया, और निकाल करके करीब 2000 के आसपास थे जो मेरा गणना है। उन रत्नों में से कुछ रत्न अपने साथ वो लंदन लेकर चला गया। ये तो मतलब अंग्रेजों का था। अभी मुझको पता चला अमित जी इसी अप्रैल में कि उन रत्नों की नीलामी हो रही है। आप बताइए, ये भारतीय अस्मिता की नीलामी थी। भगवान बुद्ध केवल भारत नहीं बल्कि आधी दुनिया नहीं, संपूर्ण दुनिया के लिए एक सेंटर है, शांति का पुंज, एक शांति के प्रतीक है। आज मैं तो अक्सर बोलता हूं कि युद्ध के आगे इतिहासों में बुद्ध को जिसने खड़ा किया, ये हमारे एक वैकल्पिक दिया, उन्होंने व्यवस्था दिया। बुद्ध से अधिक कोई बड़ा मैनेजर और मैनेजमेंट करता नहीं था, जिन्होंने संघ की स्थापना की, आपको एक वैकल्पिक मार्ग दिखाया राजनीति में। बिल्कुल। उनके अस्थि अवशेषों को, वो भी उस समय जब हम विश्व गुरु बनने की बात कह रहे हैं, वो भी आदरणीय जब हमारे बैठे हुए हैं, इतने मतलब विश्व नेता बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे गद्दी पर दिल्ली के, उस समय उसकी नीलामी हो रही थी। अब मुझको 29 अप्रैल को मेरे संज्ञान में आया, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था यूट्यूब पर कुछ जरूरी किसी मुद्दे पर, तो मेरे सामने एक नीलामी कंपनी है सोथबी कंपनी। हाँ, सोथबी एक नीलामी कंपनी है अमित जी। तो मेरे सामने आया कि ये जो बुद्ध रत्न है, पिपरहवा रत्न है, जो लेकर के वो चले गए थे, उनका ऐड आने लगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बुद्ध के धातु अवशेषों का ऐड आ रहा है इसमें, उनके जो यहाँ पिपरहवा से मिला हुआ रत्न है इनका ऐड आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लोगों से बात की, कुछ आर्कोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि ये तो नीलामी कंपनी है सोथबी। और हांगकांग में भी पता चला कि हांगकांग में इसकी नीलामी रखी गई है। तो ये भारतीय अस्मिता की नीलामी थी। फिर तो डॉक्टर सदन कुमार त्रिपाठी, मैंने आपसे कहा ना शुरू में ही कि इतिहास ने ही हमको सब कुछ दिया, और भगवान बुद्ध ने मुझको मौका दिया था। हालांकि भगवान बुद्ध के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने शायद मुझको सिलेक्ट किया था। राजकुमार सिद्धार्थ उनका नाम था, ये सिद्धार्थ की धरती है, और उन्होंने मुझको सिलेक्ट किया कि शरदिंदु उठो और इन पिपरहवा रत्नों के लिए, इनकी वापसी के लिए तुम आवाज उठाओ, और हमने उसकी आवाज उठाई। आपने नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपका अमित जी प्रश्न है, क्योंकि जब मुझे 29 अप्रैल को ये पता चला तो मैं नीलामी के बारे में, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं इसके लिए करूं क्या। एक मेरे सामने शून्यता आ गई। मैं अपने वही रोहिणी शिक्षकवास में बैठा, सामने पिपरहवा स्तूप था कि एक इंटरनेशनल मुद्दा था, और देश पहलगाम जैसी चुनौती से घिरा हुआ था। आप जानते हैं उस समय पूरी दुनिया की निगाह भारत पर थी। कोई सुन ही नहीं सकता था। शांति काल में आमतौर पे इंटरनेशनल मुद्दा पर कोई ऐसा नहीं बोलता है, तो उस वक्त तो सुनना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी कठिनाई थी जी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर हम बैठे रहेंगे तो इस सदी का, इस पूरी दुनिया का 2500 सालों का इतिहास तो ऐसे नाम चला जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। मैंने अपना लैपटॉप उठा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैंने एक भावुक लेटर टाइप किया, और उसको मैंने तुरंत उनको मेल किया 1 तारीख को। 1 मई को उन्होंने, अब देखिए 7 मई को नीलामी होनी है, 1 मई को मैं मेल कर रहा हूं, लेकिन वो मेल काफी नहीं था, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि पहलगाम की अभी तुरंत वो घटना घटी थी, और वो इतना बिजी थे,
उन पर इतना प्रेशर था कि मैं जानता था कि पीएमओ इस, हालांकि वो लेते हैं लोग संज्ञान, लेकिन इतनी जल्दी संज्ञान नहीं लेने वाला। फिर मैंने वही जो हम लोगों ने एक अपने विद्यार्थी जीवन में सीखा है, इतिहासों से हमने जो सीखा है, मैंने उसका यूज किया और अगले दिन उस लेटर का प्रिंट निकाल करके मैं गया और जो हमारे तत्कालीन गणपत जी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे जी, मैंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उनको मैंने ज्ञापन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपना मीडिया सोशल मीडिया टूल्स का यूज किया और भगवान बुद्ध की शायद ये इच्छा थी कि 2 दिनों के भीतर यह जो नीलामी प्रक्रिया, नहीं जो एक मेरा मूवमेंट मैंने शुरू किया, अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ये 2 दिनों के भीतर, 2 दिनों के भीतर अमित जी ऐसा हुआ, ऐसा लोग बता रहे थे कि ये उस वक्त जबकि इतना बड़ा पूरा राष्ट्र हाँ त्रासदी से गुजर रहा था, उस वक्त सोचिए कि भगवान बुद्ध की ये कृपा थी कि सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर ये चलने लगा, ये मुद्दा गरमा गया, प्रकाश में आ गया। उसके बाद मैंने जो DGSI हैं श्री डॉक्टर आलोक कुमार त्रिपाठी सर, वो भी प्रोफेसर रहे हैं इस वक्त वो DGSI हैं, मैंने उनको कॉल लगाई तो उन्होंने हमसे कहा कि त्रिपाठी जी ये मुद्दा संज्ञान में है, लेकिन अच्छा हुआ कि एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप में ये सोशल मीडिया पे आ गया, प्रिंट मीडिया पे आ गया और इसका प्रभाव ये हुआ कि 5 तारीख को लीगल नोटिस जारी हुई। लीगल नोटिस इसको मतलब प्रक्रिया को बंद करने के लिए, नीलामी प्रक्रिया को बंद करने के लिए अमित जी 5 तारीख को भारत सरकार ने 10:30 बजे लीगल नोटिस जारी की। बहुत भावुक पल था हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए जिसमें 6-7 लोग शामिल थे। हम लोग के आंखों में आंसू थे और 7 मई को नीलामी प्रक्रिया जिस दिन नहीं 6 तारीख को रात को 10:30 बजे, क्योंकि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, रात को 2:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलता है, उसके 4 घंटे पहले सोथबी ने इस पूरे नीलामी को कैंसिल कर दिया। अगले दिन के वो अभी तक वो पेपर का जो कटिंग मुझको नहीं भूलता। सोचिए कितनी बड़ी बात थी कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में निकला था और उसके दूसरे साइड में राजकुमार सिद्धार्थ, पिपरावरत्न और चांस की बात थी कि उनका आशीर्वाद था कि डॉक्टर सज्जन कुमार त्रिपाठी के बारे में निकला था। तो उस दिन वो समय 97 का मुझे गौरवान्वित करने वाला पल लग रहा था कि मैं इतिहास पढ़ा, उन बारीकियों को, और मैं इतिहास अगर अमित जी नहीं भी पढ़ता, जी एक ऋण था राजकुमार सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, सिद्धार्थ नगर का, जो मैंने पिपरवा रत्नों का संघर्ष किया, सफल संघर्ष किया और उसको मैंने चुकाया। तो जैसा कि ये नीलामी अगर प्रक्रिया हो रही है तो बिना सरकार के या बिना अधिकारियों के संज्ञान में तो होना नहीं था, तो उन अधिकारियों के ऊपर कुछ प्रक्रिया है, मतलब कुछ एक्शन हुआ या फिर नहीं? इसमें अमित जी 2 बात है। पहली बात तो ये है कि वो लंदन में था, जो वो चीजें अवशेष तो यहाँ के थे ना, पिपरावा धर्म सिंह। हाँ, नहीं, वो अवशेष यहाँ से गए थे। अच्छा, वहाँ से गए थे। जब 2000 निकाले गए, जो रत्न 2000 निकाले गए, तो उसमें से लगभग 350 रत्न पेपे अपने साथ लेकर के लंदन चले गए थे। 97 में शायद 1898 ईस्वी में लेते 98 में वो लेकर चले गए थे। तो अब उस पर आपका अधिकार नहीं था। हाँ, लेकिन ये कहना कि उस पर हमारा अधिकार नहीं है, ये टोटल सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मुद्दा है। भगवान बुद्ध किसी देश के नहीं रहे और उनके अस्थि अवशेष, उनके द्वारा जो अशोक ने उनके अस्थि अवशेषों पर जो अर्पित किया था रत्न, अब वो किसी देश के नहीं रहे थे, वो पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए धरोहर है। उसकी नीलामी आप नहीं कर सकते, वो व्यक्तिगत किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। इसी पॉइंट को मैंने उठाया था। लेकिन टेक्निकली आप उसको, कोई भी अधिकारी या कुछ भी ऐसे रोक नहीं सकता था। वो लोग भाई लंदन में थे, जो पेपे के सू पेपे, विलियम पेपे, ये लोग जो भी हैं, ये लंदन के थे। मतलब कह सकते हैं सीधे शब्दों में, बिना पीएमओ के हस्तक्षेप के वो चीजें रुक नहीं सकती थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ी, तभी मैंने आपसे कहा ना कि उस वक्त जबकि पीएमओ, विदेश मंत्रालय, उस वक्त जबकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऑपरेशन सिंदूर की निभाने जा रहा था, उसने सरदेन त्रिपाठी की आवाज सुनी। एक तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर एस जयशंकर जी का इस सभ्यता पर, संस्कृति पर, सिद्धार्थ नगर पर, राजकुमार सिद्धार्थ पर सच में एहसान है। वो चाहते, वो कुछ नहीं, अगर वो चाहते तो खामोश रह जाते। और आप अमित जी, सोथबी ने बिल्कुल एक मन बना लिया था कि इसको नीलामी करके ही दम लेगा। मतलब हमने इतने लेटर लिखे, आपको नहीं पता है,
तो क्या सोथिबी ने आपको कुछ ऑफर नहीं किया? नहीं, मुझको ऑफर जैसे नहीं उसको किया। तो करोड़ों लाखों अरबों फायदा होने वाले, तो क्या आपको कुछ ऑफर नहीं नहीं, किया मुझको सोथिबी ने? ऑफर नहीं किया, लेकिन मुझसे डर जरूर गई थी। नहीं, हम तो ये पूछने वाले नहीं, थे नहीं। आपसे कि मतलब इस बुरे मोमेंट में आपको किसी चीज का विरोध, खतरा तो नहीं झेलना पड़ा? हाँ, मुझे विरोध झेलना पड़ा, और ये विरोध कई लेवल पर था। सबसे बड़ा जो विरोध मुझको झेलना पड़ा, ये जो पेपे हैं उनके परिजनों के द्वारा झेला गया। जो पीपीगंज है ना आपके बगल में, यहाँ पर वो पेपे के परिवार वाले आते थे, अभी कुछ ही दिनों पहले आए थे। तो मैंने एक वहाँ पर हैं, वो सज्जन हैं, उनसे उनका कांटेक्ट है, तो मैंने उनको कहा कि एक मेल कर दीजिए। उन्होंने मेल किया, तो और मेल करके जो मेरा मूवमेंट चल रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जो कटिंग्स थे, वायरल वीडियो थे, उसको उन्होंने पहुंचाया, मेरे सोशल मीडिया से लिंक दिया। तो उन्होंने मुझको एक मेल किया और मेल करके बताया कि कुछ नहीं होने वाला है, वो औपनिवेशिक लूट मतलब कि उसके अंतर्गत वो नहीं थी, वो हमको गिफ्ट है, अभी भी सरकार का कुछ मिलता है तो कुछ हमारा पार्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप रोक नहीं पाओगे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखिए, आप फालतू में प्रयास कर रहे हो। तो मैं उस वक्त एक मानसिक प्रेशर में आ गया था। एक दूसरा जो मानसिक प्रेशर था कि मुझे ये कहने का साहस, मतलब कि भगवान बुद्ध दें, हमारे राम कृष्ण दें, कि लोकल लेवल पर बहुत हमें सपोर्ट नहीं मिला। एक कड़वी सच्चाई है। हमारे जो सुधारती थे उन्होंने लड़ाई लड़ी। जी जी। एक अमर उजाला ने कटिंग, उसका मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा। एक न्यूज निकाली थी कि श्रेय लेने की मची होड़। अच्छा। जब मैं शुरुआत किया तो दो प्रकार की चुनौती आई। एक तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मैं अच्छे लोगों की बता रहा हूँ, मैं अच्छे लोगों की बता रहा हूँ। इस पूरे लड़ाई को आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं उन्होंने लड़ी है। जिनको लड़ना था वो समझ ही नहीं पा रहे थे। उनको समझ में आ रहा था कि इसे किससे कहें। बात भी सही थी, कहां बोले, किससे बोले। वो स्टेटमेंट देने से घबराते थे। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो कुछ कहने से पहले घबराते थे। और जब मैंने ये कार्य किया, जब पेपर में छपने लगा, तो फिर उनको लगा कि अरे यार, इसका पेपर में निकल रहा है, हमारा हमने ये कर दिया, वो कर दिया है। तो उसको उन्होंने एक व्यंग के रूप में लिया। अच्छा। और ये व्यंग हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, जिस कैंपस में हूं, हर लेवल पे मुझको फेस करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ता है कि हाँ, कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी संपत्ति है, सोथिबी की ये कंपनी है, उसकी संपत्ति है, कोई कुछ रोक नहीं पाएगा। लेकिन मुझको अमित जी विश्वास था, मुझको इस देश की सरकार पर विश्वास था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाहर से जो हमारी औपनिवेशिक लूट के अंतर्गत कलाकृतियां जाती हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारे पेपर में पढ़ा होगा, वो लेकर के वापस आते हैं। जो अनजाने में कभी लोग लेकर कहते हैं कि चले गए, या लूट के लेकर चले गए। अरे ये तो खुलेआम हो रहा था, कैसे होने देते? कैसे होने देते? अच्छा, जब ये पूरा प्रक्रिया हुआ और बाद में आपने पूरा मुहिम को सफल बनाया और पेपर में भी निकले, हम बहुत से न्यूज़ कटिंग देखा हमने, तो उसके बाद कुलाधिपति महोदय से अगर आपने मिले होंगे तो कुछ उन्होंने कुछ बातें कही आपसे, या कुछ और जिम्मेदारियां आपको दी हों कि भाई आप इस लाइन में हैं, इसमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो कुछ और जिम्मेदारियां आपकी हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, या फिर ये सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, तो ऐसे जिला हैं जहाँ पे बुद्ध से जुड़े बहुत सी चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां किसी ने सौंपा? हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमको बुला करके अप्रिशिएट किया। वो काफ़ी खुश हो गई। हमारी जो मैम है, वाइस चांसलर मैम, उन्होंने बुलाया, उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमें सेंटेंस उनका अच्छा लगा कि निश्चित तौर पर राजकुमार सिद्धार्थ की धरा पर जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय ने अपना उनके प्रति ऋण चुका दिया सद्गुण त्रिपाठी के माध्यम से। जी। मुझे बहुत इन्होंने स्नेह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरा यथासंभव प्रयास होगा आपका, उसके लिए हम इसमें सहयोग करेंगे। मैम ने उन धरोहरों को वापस लाने के लिए खुद ही प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। और उसके बाद हम लोगों ने एक और मुहिम छेड़ी थी, बहुत बड़े पैमाने पर। वहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, और मैंने खुद भी 2-3 और लेटर लिखा। उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबी कहानी थी, क्योंकि ये अधूरा कार्य था। जी जी। नीलामी रोकना अधूरा कार्य था, उसको वापस लाना ये मेन कार्य है। तो एक आज सोचिए कि 6 तारीख को 10:30 बजे सोथिबी, 6 मई को रात 10:30 बजे सोथिबी नीलामी रोकती है। और 30 जुलाई का एक सीन है कि ट्विटर पे, एक्स पे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और वो आ करके घोषणा करते हैं कि पिपरवा रत्न वापस आ गए। रुआ फलक जाता है। आपको बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जब इस बार अपने मन की बात में, अभी संडे गुजरा है, उन्होंने इसके पहले वाला मन की बात में जब उन्होंने कहा कि जो भगवान बुद्ध के
अवशेष हैं, रत्न हैं, पूरी दुनिया उनको देखने आती है। जब हम कहीं भेजते हैं तो लोग अपने उस आराध्य के लिए पागलों की तरह से लाइन में लगा करके देखते हैं। बिल्कुल। और जब उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा वो एक वैकल्पिक रास्ता उन्होंने सुझाया था, और वो रास्ता था लोगों को जोड़ने का। तो आप सोचिए जब कितना अच्छा लगा होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया। बिल्कुल। तो इसके लिए भी पूरे आप सोचिए कि मई में, जून में हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ दिया। पूरा जुलाई भर हम लोगों ने मुहिम चलाया है इसके लिए। और इसमें हमारा विश्वविद्यालय साथ था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया साथ था। बहुत सारे हम लोगों ने वर्कशॉप करे, बहुत सारे हमने कॉलेजेस में कार्यक्रम किए। और इसका फाइनली ये है कि आज पूरा हिंदुस्तान इस बात के लिए गौरवान्वित हो सकता है कि कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने अपना ऋण चुकाया। सरदेंद्र त्रिपाठी को भगवान बुद्ध ने मौका दिया, और भगवान बुद्ध के इतिहास का एक ऐसा ये चैप्टर है, ऐसा है जो कालजयी है और हमेशा के लिए अंकित हो गया। अच्छा, आम लोग अगर विरासत संरक्षण, भारतीय विरासत के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो यही करेंगे कि जहाँ पर वो देखें ना तो उसको डैमेज ना करें। सबसे पहले तो ईटा पत्थर समझ के डैमेज ना करें, उसमें अपना नाम न लिखें। क्योंकि आप नाम लिख देने से आप अमर नहीं हो जाओगे। बिल्कुल, उसमें आपको कार्य करना पड़ेगा अमर एक्स लिए वाई कर देते, लिख देते हैं। ये जो आप उसमें विभिन्न तरह की आकृतियां बना रहे हो, तो वैसा अंदर इंटरनल कुछ है नहीं भाई। बिल्कुल, आप जो वहां पर कुछ नहीं करना है आपको एज इट इज रहने दीजिए। अगर ऐसी कोई भी चीज आती है अमित जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मुझसे जब भी मैं ऐसे हॉट सीट पर बैठता हूँ या पॉडकास्ट में जाता हूँ तो मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है। और ये आपको सही बता रहा हूँ अमित जी कि ये आपका सबसे अच्छा प्रश्न है। और ये इसलिए अच्छा प्रश्न है क्योंकि हमारे आसपास ये रिच इलाका है। आपका ये संत कबीर नगर काफी रिच है, काफी रिच है। बिल्कुल, यहाँ आपको हर जगह। अच्छा, अब पुरातत्व में, हमारे इतिहास में प्राचीन चीज क्या है जो भी 100 साल से पहले का है, तो आपको इधर कोई भी चीज देख लीजिए 100 साल के पहले का है, काफी आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। नहीं कर सकते तो उसको डैमेज मत करिए। और आप अपने आसपास के पुरातत्व कोई अधिकारी है या हम जैसे जो उसके जागरूक लोग हैं या आप जैसे जो पत्रकार हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाइए। अरे इलेक्ट्रॉनिक करने में हेल्प करिए। आप बिल्कुल उसको उठा देंगे तो फिर दुनिया में कौन ताकत है उसको कुछ कर लेगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा योगदान है। सर, आपने पिपरामा की लड़ाइयाँ तो लड़ी, साथ में संत कबीर नगर में भी बौद्ध से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपका धर्मसिंघा है और एक कोपियाँ हैं जो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए ना प्रशासन कुछ कर रहा है, ना सरकार कुछ योजनाएं लेके आ रही है, और यहाँ के लोग भी परिचित नहीं है उन चीज़ों से। तो क्या आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या फिर सोचेंगे? धर्मसिंघा की लड़ाई बहुत आपने अच्छा बोला। ये बहुत अच्छा मतलब ये प्रश्न ये बहुत ही अच्छा रहा आपका जी। मैं गनवरिया है कपिलवस्तु में, एक दिन शाम को गनवरिया में मैं टहल रहा था। 2-3 प्रोफेसर आए थे बाहर, मैं उनको टहला के घुमा के दिखा रहा था, कुआं दिखा रहा था मौर्यकालीन। तो उन्होंने कहा था कि सरदेंदु जी, पिपरहवा रत्न की लड़ाई तो आपने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर ली, इसके आगे का क्या प्लान है? और यकीन मानिए उसके अगले दिन हमारे मित्र हैं विपिन कुमार जी, धर्मसिंघा के हैं, उन्होंने हमको बुलाया और 3 दिन के भीतर धर्मसिंघा हम लोग आए। धर्मसिंघा का हमने सर्वेक्षण किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट एएसआई को सौंपी। जो एएसआई का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो सारनाथ सर्किल है, उन्होंने हमसे और भी इंफॉर्मेशन मांगी। और मैं उसी मई के लास्ट में मैं गया, उसको मैंने बढ़िया से उसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करके मैंने एक रिपोर्ट भेजी है और एएसआई को, और आप यकीन मानिए उस पर वर्क हो रहा है। और धर्मसिंघा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से धर्मसिंघा वो जगह है जहाँ राप्ती नदी को उन्होंने क्रॉस किया था महावीर निष्क्रमण के तहत, धर्मसंघ की जहाँ स्थापना हुई थी। हालांकि जो प्राचीन स्तूप था वो जब डैमेज हो गया, गिर गया, तो उसकी जगह नया स्तूप बना है। लेकिन सरकार से मेरी ये पूरी उम्मीद है, आशा है, वहाँ उत्खनन होगा और धर्मसिंघा को उसकी पहचान मिलेगी। उसकी 50% लड़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको मुझे बताते हुए खुद ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ये प्रश्न अमित जी किए हैं, ये आप ही के जिले का है, संत कबीर नगर का। आपके लिए भी गौरव की बात है। कभी आप उस पर भी एक आर्टिकल बनाइए, वीडियो बनाइए कि मैंने उसकी 50% लड़ाई कंप्लीट कर दी। मैंने उसको बताया कि यहाँ पर क्या था, किस तरह से था। मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है एसआई को और उस पर कंसिडर हो रहा है। और वो उसका भी न्यूज आप चलाने को तैयार रहिए कि जब धर्मसिंघा की खुदाई हुई, और काफ़ी मीडिया में उस पर निकला है, लेकिन एक दिन मीडिया में निकलेगा कि धर्मसिंघा को उसका हक मिला। जहाँ तक कोपिया की बात है, कोपिया में
ऑलरेडी खुदाई हो चुकी है। कोपिया में वही था जहाँ पर कोपेन वस्त्र उन्होंने शायद त्याग किया था। जी। और वहाँ पर कांच की एक फैक्ट्री मिली, वहाँ पर तमाम कारखाने 2-4 मिले। लेकिन अभी भी जो कोपिया का टीला है उसका प्रॉपर उत्खनन नहीं हुआ है। जी। तो वो भी हमारे उसमें है और हमने एक रिपोर्ट बना करके भेजी है कि अगर उसका हम लोग को मिल जाता है लाइसेंस तो उसका भी हम उत्खनन करवाएंगे। और इतने आपने अच्छे अच्छे कार्य किए, पिपरावा रत्नम के बाद आपका जो राष्ट्रीय पहचान बना, आपका कह सकते हैं, तो इस पहचान को आप भुनाने के लिए क्या शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं, देखिए वो पहचान नहीं थी, वो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद था। शिक्षक एमएलसी अलग चीज़ है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं अक्सर पेपर में पढ़ता था, आप भी जानते होंगे, आप इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। जब भी कोई बड़ा वर्क कोई करता है तो उससे तमाम तरह की उसको सबक मिलती है। बिल्कुल। तो यहाँ 2 सबक मिली। एक तो मुझको जो सबसे फर्स्ट लेसन मिला, भगवान बुद्ध मुझे लगता है कि भारत के महानतम शिक्षक थे। हाँ। अब उनसे बड़ा तो कोई शिक्षक नहीं है ना भाई। उनका तो जो टीचिंग है वो आज तक हमारे लिए उतनी ही प्रभावशाली है। मध्यम मार्ग जो है वो कितनी बड़ी बात है। दूसरा चीज़ है कि जब मैं ये वर्क कर रहा था तो मुझे बार बार हर लेवल पे इस बात को एक मैं मिस कर रहा था कि इसमें कोई भी, मैंने आपसे कहा ना कि बाद में श्रेय लेने के लिए तो नेशनल क्या इंटरनेशनल पर्सनालिटीज में आ गए, लेकिन उस टाइम किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की लड़ाई है, ये किस चीज़ की लड़ाई है। तो फिर मैंने कुछ अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं और कुछ हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, मैंने उनको एक चीज़ के लिए लगाया। आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया, तो मैं आपको पहली बार आपके इस मंच से मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों। तो मैं अपने सारे दोस्तों को लगाया कि भाई देखो, क्या कोई हिस्ट्री से भी, शिक्षक तो तमाम नेता बने हैं, क्या कोई इतिहास से निकल करके बंदा उस मंच पर अपनी बात रख पाया है कि जिस मंच पर उसकी बात सुनी जाए, ताकि फिर कोई पिपरहवा रत्न जैसी घटना घटे ही ना, उसके पहले उसका समाधान हो जाए। या कोई धर्म सिंह अपने अस्तित्व के लिए दशकों तक आंसू न बहा रहा हो। तो उसके लिए क्या एकमात्र रास्ता विधान परिषद का टिकट है? नहीं, विधान परिषद का टिकट नहीं है। उसके लिए यह है कि वो एक ऐसा बड़ा मंच है जहां एक साथ वो लोग सुनते हैं जो भविष्य लिखते हैं जी, जो नियम बनाते हैं। अब जैसे वहां पर अगर मैं वो की बात कह रहा हूं, यहां पर क्या होता था कि पत्रकार लोग हमसे आते थे, पूछते थे, वो मैं क्या बोलता था, वो क्या लिखते थे। मैं जिस स्पीड से वर्क कर रहा था वो स्पीड उनको समझाना मुश्किल था अमित जी। लेकिन आप सोचिए, अगर धर्म सिंह की बात आप सोचिए, शिक्षक की तो है ही है, ये तो शिक्षक की है। अभी तो वो एक आगे मुद्दा है कि मैं शिक्षकों के लिए क्या मेरे पास है, लेकिन ये जो एक मुद्दा है कि जहां हमको लगा कि नहीं, तमाम मुद्दों के बीच में ये भी एक मुद्दा हो सकता है, सिर्फ प्रश्न की बात नहीं है जी। भगवान बुद्ध को हम प्रश्नों तक नहीं समेट सकते, वो प्रश्नों के उत्तर हैं। बिल्कुल। तो ये चुनाव लड़ने का जो उद्देश्य है आपका, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या फिर शिक्षक समाज की आवश्यकता है? देखिए, ये दोनों ही नहीं है। ये ना तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ना तो, अगर मैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बोलूं तो उसके लिए 2 चीज़ महत्वाकांक्षा में आती है। पहली है कि शैक्षिक और दूसरा है कि आर्थिक। वो दोनों ईश्वर ने दे रखा है जी। आपने अभी जैसे बताया नेम ऑफ फेम, तो भगवान बुद्ध ने एक हमको मौका दिया था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। तो वो तो हमारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं पूरा कर देगा। शिक्षकों के हितों की बात है तो मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि उसके लिए किसी एमएलसी बनने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इसमें शिक्षकों की बहुत सी मांग होंगी, डिमांड होंगी। हाँ। तो गोरखपुर फैजाबाद मंडल से शिक्षकों की सबसे बड़ी कमी क्या है, समस्या क्या है, और उसमें आप किसको प्राथमिकता देते हैं? देखिए, इसका भी मैं एक बहुत ही आपको आज एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूं मैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया जी, कि जो समस्या यहाँ शिक्षकों की है, जो मैं इसके पहले आपको बताया कि मैं आखिर क्यों इसमें आया हूँ, क्यों मैं लड़ना चाहता हूँ। बहुत तमाम लोग हैं मार्केट में, तमाम लोग हैं जो वादे करते हैं, लेकिन मैं कुछ मजबूत इरादों के साथ क्यों निकला हूँ। ये सिर्फ 17 जिलों का हमारे जो शिक्षक वर्ग है इनकी समस्या नहीं है। अभी आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को कि जो औपनिवेशिक, जब मैं बुद्ध के लिए कार्य कर रहा था अमित जी, तो जो औपनिवेशिक विचारधारा है, औपनिवेशिक सोच है, वो आज भी चल रही है। फूट डालो राज करो। इसमें क्या है कि प्राथमिक को अलग बांट दिया गया है, माध्यमिक को अलग बांट दिया गया है, उच्च शिक्षा को अलग बांट दिया गया है ताकि हम राज करें। हम इनसे ये बना करके, नहीं तुम माध्यमिक के हो, तुम उच्च के हो,
मैंने आपसे कहा ना, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या शिक्षक हितों के लिए नहीं है। मैं इस बात के लिए आगे बढ़ा हूं कि मैं सभी शिक्षकों को समझा पाऊं कि देखो भाई, तुम्हारा हित एक है, तुम शिक्षक हो, तुम्हारा एक वर्ग है, और तुम भारत का जो भी भारतीयता है, भारत में जो भी संस्कृति है, राष्ट्रवादी है, और जो भी इतिहास बनने लायक है, वो तुम्हारे प्रयत्नों का भी परिणाम है। अच्छा, क्या नाम, क्या आपको देखते हैं सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा या फिर हमारे सूत्रों के अनुसार आप अलग अलग कॉलेजों में जाकर के कैंपेन भी कर रहे हैं, अपने लिए समर्थन भी जुटा रहे हैं, तो कुछ मैनिफेस्टो भी आपने बना रखा है कि उन लोग को क्या वादा करना है, क्या चीज़ दिखाना है, या फिर हम कैसे दूसरे उम्मीदवार से अलग दिखेंगे, तो कोई मैनिफेस्टो आपका है जो आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल अमित जी, मैनिफेस्टो है और हम लोग उसको जल्द ही जारी करेंगे। हालांकि उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी वर्क चल रहा है, लेकिन हमारे शिक्षकों की, जैसे कि एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं बताऊं, इस स्थानांतरण की जो हमारी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो उसमें और भी हालांकि बहुत वर्क हुआ है। सरकार ने, जो वर्तमान सरकार ने, बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारी, लेकिन उसको उस तक हर परेशानी नहीं समझ पाती है। हमारी जो एक्चुअली क्या है स्थिति, वहाँ तक हम सेतु का कार्य कर सकते हैं, वो हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है स्ववित्त पोषित शिक्षक। क्या आप सोचिए कि जिस देश में 7200 में 7 मिनट तक चलने वाला पटाखा मिलता हो, उसके आधे दाम में अगर कोई शिक्षक कार्य कर रहा हो, तो कैसे कार्य चलेगा? नहीं, उस पर हम अभी आते हैं। और चीज बात करें, शिक्षक जो है हमारे, शिक्षण कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य ज़्यादा कर रहे हैं, इस पे के लिए आप क्या सोचेंगे, इसका समाधान क्या है? एक मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे शिक्षण कार्य से रिलेटेड हो एक्टिविटी जो हमसे करा लीजिए, लेकिन इसके बाद अगर कराएंगे तो अमित जी देखिए, ये राजनीति से और शिक्षक नीति से, हालांकि मैं इसको राजनीति नहीं शिक्षक नीति कहता हूँ, इससे अलग इतर जाकर के आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ चलता रहा तो इस देश की लोकतंत्र और इस देश की पूरी व्यवस्था, उसमें सेध पड़ेगी और अराजक तत्व जो है हावी होंगे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षण कार्य ही शिक्षक का परम धर्म है और वो उसको करने दीजिए। एक ऐसा चीज़ है, देखते हैं कि एक मजदूर जो होता है, मिनिमम अगर उसका वेजेस देखा जाए तो 400 रुपये 500 रुपये पर डे उसकी कमाई है, पूरे दिन की मजदूरी। लेकिन एक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो करोड़ों का टर्नओवर रखते हैं अपने सालाना, लेकिन उसी टीचर को लाख रुपये का सालाना टर्नओवर उसका नहीं हो पाता है। 5,000 से लेके 4,000, 3,000, 8,000 तक की सैलरी होती है, उसमें अपना करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। तो उन प्राइवेट शिक्षकों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं आप? उसमें अमित जी से कई पक्ष हैं, प्रबंधन है जी, सरकार भी है, स्वयं वो भी है। क्योंकि तो प्रबंधन तो ठीक है, प्रबंधन तो करोड़ों रुपये टर्नओवर ले रही है, सरकार को टैक्स भी नहीं दे रही है शिक्षा के नाम पे, तब भी नहीं सैलरी दे रही है। नहीं, उसमें अमित जी मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि उसमें जैसे तीनों पक्ष को लेकर के ये एक लंबी बातचीत की प्रक्रिया का एक नतीजा इसका निकलेगा। क्योंकि देखिए उसमें क्या है ना कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे एक जांच होगी, एक हमने कहा कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए। तो आपको क्या लगता है किसका ये लोग आसानी से इम्प्लीमेंट क्या करने देंगे? अभी पता चलेगा कि 10 शिक्षक हैं, 100 शिक्षक आ जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि इसको वास्तविक जो है उन तक इसका लाभ पहुंच पाए। मांग तो है, मेरा तो मैनिफेस्टो में वो है कि एक निश्चित इनको मानदेय दिया जाए, अपने घर चलाने के लिए दिया जाए, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं इसके लिए कमेटी गठित किया जाए, और कमेटी गठित करके मानव विकास सूचकांक में उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है इसको डिसाइड किया जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा इसमें कई पक्ष हैं, उसके पहले उन तक ये बात पहुंच पाए, उन तक इस लाभ को हम लोग अमित जी पहुंचा पाए, ये सरकार उन तक इस लाभ को दे पाए। इस लाभ को लागू करने से पहले इसको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मानदेय प्राप्त कहीं 10 शिक्षक हैं और अचानक जब हमने मानदेय की बात करी या कुछ ऐसी बात करी, परसेंटेज की बात करी, 100 शिक्षक हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने यही इसीलिए बोला, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल लाया कि जो प्रबंधन ही, जो जिसका प्राइवेट स्कूल है वही सैलरी दे। अच्छा नहीं तो ये इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट इसमें ना कुछ मान दे दे, लेकिन जो सैलरी जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है उनका, उसी बच्चों से, उन्हीं टीचर की हेल्प से, तो उन टीचरों के लिए कुछ सैलरी कम से कम अच्छा करे जीवन। ये अमित जी देखिए करेगी तो गवर्नमेंट ही। हाँ, तो हम लोग जो है एज ए शिक्षक हम लोग उससे मांग करेंगे और हम लोग ये कहेंगे नहीं, एज ए शिक्षक नहीं, एज ए शिक्षक नेता। हाँ सॉरी, प्रेजेंट टाइम में आप शिक्षक के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। एज ए शिक्षक नेता ये मांग रहेगा कि सबसे पहले देखिए ये लोकतांत्रिक परिवेश है और यहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढंग से कार्य हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक समिति गठित की जाए, जो समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
वो समिति इससे संबंधित 3 पक्ष हैं, मैंने आपसे कहा ना कि शिक्षक भी है, मैनेजमेंट भी है और सरकार भी है, इसके जिम्मेदार लोगों से, और तब एक समन्वयवादी नीतियों के तहत उसके जो भी सुझाव रहे उसको लागू करने का प्रयास किया जाए। अच्छा, आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जितने भी संबंधित कॉलेज हैं, मैं अभी तक देख पाता हूँ कि 80% कॉलेजेस में नकल धड़ाधड़ कार्यक्रम उसका चलता है और उसको कोई रोक टोक नहीं है उस पर। तो इस पर कुछ आपको आइडिया है? अगर ये आपको भेजा जाता होगा मैनेजमेंट की तरफ जरूर। नहीं, देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करी नहीं, है। सीसीटीवी कैमरा तो लगे होते हैं, लेकिन तब भी उसको बंद करके बोल दिए जाते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, हमने बहुत से ऐसे कॉलेज में देखे हैं। तो उसमें क्या होता है अमित जी, से जब भी कोई रिटर्न में देता है, अगर किसी ने भी रिटर्न में इसको दिया तो उस पर कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई 3 लेवल पे होती है। सबसे फर्स्ट लेवल पे स्क्रीनिंग होती है कि ऐसे कोई भी बदनाम सेंटर को हम नहीं देंगे। बहुत सारे सेंटर हैं, विश्वविद्यालय ने उसको मना कर दिया कि हमें नहीं देना है। हाँ, बिल्कुल ऐसी समस्या होगी। दूसरा चीज़ है कि अगर आप जा रहे हैं, आपको फेस कर रहे हैं, देखिए, आप अगर करने वाले को मजा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें जो है पढ़ने वालों का नुकसान है, तो जो पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा न हो, वो अगर अपने प्रोसेस के साथ, प्रक्रिया के साथ हमारे पोर्टल पर या हमारे जो भी सक्षम अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अगर लिखित शिकायत देते हैं, ओरल नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, अगर लिखित, क्योंकि आनंद की विषय वस्तु नहीं, गंभीर विषय वस्तु, तो अगर वो देते हैं तो हमारे यहाँ से एकदम इस पर कार्रवाई होती है। दूसरी चीज है कि सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन चलता है। मैं खुद उसमें ड्यूटी करता हूं, कर चुका हूं अमित जी। हम लोग वहां से सीधे फोन करते हैं। मैंने, आप सोचिए कि बस्ती के 2 कॉलेज में केवल 10 मिनट के लिए बंद हुआ था। 10 मिनट के लिए किसी टेक्निकल इधर की वजह से बंद हो गया। मैंने फोन कर दिया, मैंने कहा कि अब की मैं कल आकर के हम लोग वहीं बैठ के पेपर कराएंगे। उसके बाद बंद होना मतलब वो एक तरह से ब्रेक हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक लंबा प्रोसेस है नकल रोकना। देखिए अमित जी, क्लियर बात है, सिर्फ विश्वविद्यालय का ये कार्य नहीं है। न, आपको समझना पड़ेगा कि नकल से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एक प्रोसेस है, ये खुद आपके ही कुल्हाड़ी पैर में मारने की बात है। आप अगर नकल नहीं किए हैं, मेहनत से पढ़ाई किए हैं, तो अगर आप सब्जी भी बेचेंगे ना, तो जितने लोग भी बैठे रहेंगे उसमें आप टॉप स्टार के बेचेंगे, टॉप सेलिंग आपकी रहेगी। लेकिन आप नकल करके जाएंगे कहाँ? ओवरऑल तो मानव विकास सूचकांक का नुकसान है ना, इस देश का नुकसान है। तो ये एक जागरूकता का विषय वस्तु है अमित जी। अच्छा, आप जब विश्वविद्यालय में 2020 का समय था, आप उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विश्वविद्यालय में आपका चयन हुआ, उसी समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी भारत में आती है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस देश को, मैंने आपसे कहा ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते हैं कि नई आकांक्षाओं की ज़रूरत है। उन्होंने जब हमारे ध्वजारोहण कार्यक्रम था तो उन्होंने स्पष्ट और क्लियर शब्दों में कहा कि अब उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें गलत और भ्रांतियों से परिपूर्ण इतिहास पढ़ाते हैं और शिक्षा पढ़ाते हैं। NEP 2020 इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए आई है। वो एक अलग से मुद्दा है, अलग से बहस होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उस संबंध में कि उसका, जैसे कोई भी चीज़ लागू होती है तो उसमें तमाम उसके प्रयोग के दौर के समय तमाम तरह की कमियां आती हैं, तमाम बातें होती हैं, लोग सशंकित रहते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों का इलाज कर देते हैं जी, अभी डॉक्टर के पास भी अब जाएंगे और क्या क्या दिक्कत हो गई, एंटीबायोटिक खाने से गैस बन गई, गैस की भी ले लो। तो हो सकता है इससे सबसे अधिक दिक्कत उनसे है जो अपने को मान कर चलते थे कि हम जो ये लिख देंगे वही एक तरह से ब्रह्म रेखा बन जाएगा। यहां पर क्या होता था कि कुछ घराने वो डिसाइड करते थे कि भारत की नीति कहां जाएगी जी जी। लेकिन अब NEP 2020 ऐसा नहीं करेगा। एक एक बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है अमित जी। दूसरी बात है कि आप सोचिए, शिक्षा जो है ये जबरदस्ती नहीं ला सकते किसी पर। बिल्कुल अमित जी, कितना अच्छा है आप सोचिए मल्टीपल एग्जिस्टेंस उसमें पॉइंट है कि आप कहीं पर भी आप किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, किसी कारणवश आपको ब्रेक करना पड़ा, हाँ, तो वहाँ पे आपको डिग्री मिल जाएगी। वहाँ पर आपको अलग अलग उसका आप फेजेस पढ़िए, आपको डिप्लोमा की, डिग्री की तमाम चीजें हैं, आप ले करके आप जाइए, फिर उतनी क्रेडिट आपके पास बची रहेगी, वापस आकर के पढ़ लीजिए। ये तो बहुत अच्छा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई। अच्छा, आप बताइए, आप पुतिन जी भारत आए हैं, आपने देखा होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, इतने मशहूर हैं, आपकी जैसा कृति इतनी बढ़ रही है अमित जी। आप देखिए, पुतिन जी अंग्रेजी नहीं पढ़े, उनको रशियन आती है। क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब से लेकर के और आज तक हमने देखा ना भारत के, मतलब कि आकर के उन्होंने ऐसा किया। क्या वो अपने रूस को
महाशक्तिशाली बनाने में कोई कसर छोड़े हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो अगर हम हिंदी पढ़ लेंगे तो क्या हम देश के विकास में योगदान नहीं दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल तो हिंदी तो अब देखिए नीट की बुक्स भी जो आते हैं हिंदी माने रहे, मेडिकल कॉलेज में जितनी बुक्स हैं साइंस वगैरह को भी आप हिंदी मानना शुरू हो गए हैं। तो एनईपी 2020 इस बेहतर देश की आकांक्षाओं के लिए है, ऊर्जाओं के लिए है। इस देश का जो इतिहास, वास्तविक इतिहास था, उस इतिहास को सच में उससे प्रेरणा ले करके और एक नई सदी के, एक नई 2047 का जो हमारा विजन है, विकसित भारत का विजन है, उसको पूरा करने में एनईपी सक्षम है। केवल एक चीज का मैं उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा, मैं भी एनईपी 2020 की जब विश्वविद्यालय कमेटी बनी थी अमित जी, मैं उसका एक मेंबर था 3 लोगों में से। तो मैंने, और सबसे पहले सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने इस प्रदेश में इसको लागू किया था, और लागू किया था तो मैंने भी उसमें एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये पूरे भारतीय सभ्यता संस्कृति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। एक शिक्षक और छात्रों के लिए एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, एक छोटा सा संदेश सिर्फ ये है कि देखिए, शॉर्टकट लाइफ में सच में कुछ नहीं है। आपको, मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ अमित जी, मैंने कितनी रातें जगी हैं। मैं यूपीएससी की तैयारी किया जी, और जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ लोग हमसे कहते थे, जैसे आपने भी कहा, इतिहास थोड़ा कम समझ में आता है या कठिन होता है। बच्चों को बोरिंग लगता है, तो बच्चों के लिए भी बताइए किस तरीके से पढ़ें कि उन्हें इंटरेस्ट आए, मजा आए। मैंने आपसे कहा इतिहास तोड़ दीजिए, उसका जैसे कि अलग अलग पार्ट है, और कहानी की तरह, कहानी की तरह से याद कर लीजिए। जैसे आजकल बिल्डिंग बनती है, विभिन्न तरह ढांचे खड़े करके तब उसको सजाया जाता है। एक ढांचा खड़ा कर लीजिए, अर्थ की धारणा, कला की, संस्कृति की, सामान्य प्रशासन की, फिर उसमें सजा दीजिए। लेकिन आप सोचिए, एक चीज है, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। जैसे आप इतना लेबर कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप एक दिन चमक जाएंगे। आज मुझे 17 जिलों का चुनाव है, जी, लगातार लगा हूँ। आप ही ने कहा कि मैं लोगों से बातें करता हूँ, जाता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। तो जिंदगी में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करिए, यश, ज्ञान, पैसा और मृत्यु, ये भले मां के गर्भ में लिख दिया जाता है अमित जी, लेकिन इसको डिसाइड करने वाला बंदा ही वीर भोग्या वसुंधरा, इसका पूरा स्वामी बनता है। धन्यवाद सर। और आप सुन रहे थे सत्येंदु त्रिपाठी सर को, जो प्रेजेंट टाइम में विप्रभा रत्न से संबंधित सभी चीज़ों पे अपना जानकारी बारीकियों से दिया इन्होंने। और अब हम लोग चलते हैं रैपिड फायर सेशन में। रैपिड फायर में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब सर को एक लाइन में या फिर कह सकते हैं कि 1 वर्ड में देना होगा। तो सर रैपिड फायर शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल सर, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन होगा, पसंदीदा ऐतिहासिक चरित्र आपके नज़र में कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, आपका आदर्श नेता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी जी को आप इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी की नींव रखी है जी, और नींव को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। एक किताब जो हर एक शिक्षक को पढ़ना चाहिए। हाँ, डेल कार्नेगी की किताब है। किसकी? डेल कार्नेगी की किताब है। हाँ। राय सिंह एमए ने उनका हिंदी ट्रांसलेट किया है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। जी, आप उसको पढ़िए। किसी मतलब भारतीय राय सिंह एमए ने उसको ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट कर दिया है। और वो गजब का, वो एक तरह से इंडियन परिवेश के लिए है। हाँ। मैं इसलिए कहता हूं कि जितने लोगों ने अब तक बाइबिल पढ़ा, जितने लोगों ने गीता पढ़ा, उससे अधिक सबको दिक्कत है, सभी को प्रॉब्लम है। आप एक बार उस किताब को पढ़िए, जीना सीख जाएंगे, चलना सीख जाएंगे, दौड़ना सीख जाएंगे, और आप यकीन मानिए जीवन के दौड़ में कभी थकेंगे नहीं, लास्ट दिन तक दौड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और एक और, सबसे महान भारतीय शासक आपकी नजर में? सबसे महान भारतीय शासक अशोक है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए, जबकि वो चाहता तो पूरी दुनिया को ब्लात ला करके हिंदुस्तान के चरणों में ला के डाल देता, तभी उन्होंने हथियार रख करके और बुद्ध के शरण में अपने को समाहित कर दिया। लोग तो बनने का प्रयास करते हैं, महान तो सिर्फ एक है, अशोक। अगली है कि भारत की किसी खोई हुई धरोहर को अगर आप वापस ला सकते तो वह क्या होती? हाँ, मैंने अब तो एक तो आ ही चुका है। हाँ, एक तो आ ही चुका है, लेकिन अभी भी ये इसका प्रश्न इसलिए कठिन है क्योंकि मैं आर्कियोलॉजी से संबंधित हूँ, और हमारी बहुत सारी धरोहरें जो यहाँ से मिली उसको बाहर लेकर के लोग चले गए जी। तो मैं एक लाइन में इसलिए आंसर नहीं दूंगा क्योंकि तब उनके साथ ये एक तरह से पार्शलिटी होगी। हमारी सारी धरोहरें जो महत्वपूर्ण थी अमित जी, उसको आज
यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका के संग्रहालयों में संग्रहित करके औपनिवेशिक लूट के तहत रखा किसी एक का नाम जो से आप वापस ला सकते तो लेके आएंगे, अच्छा, जो मैं लेकर के आ सकता था, कि जो मैं लेकर यहाँ पर जो आऊंगा, खोई हुई धरोहर अगर है उसमें से अगर आप ले आ सकते तो किसे लेकर आएंगे? कौन सी धरोहर भारतीय विरासत में? एक हमारे यहाँ जैसे लोग कोहिनूर हीरा की बात करते हैं, तो ठीक है, कोहिनूर हुराई ले लीजिए भाई, नहीं, आप इससे बड़ा अपने हिसाब से। नहीं, कोहिनूर हुराई ले लीजिए, वो तो हमारा गौरव रहा है, गौरव रहा है। शान रहा है, तो कोहिनूर हुराई आ जाए। अच्छा, इतिहास से किसी विवादित अध्याय को अगर आप सरल शब्दों में फिर से लिखते हैं तो कौन सा होगा? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके लिए कि यदि आप किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से मिल पाते तो किससे मिलते और उनसे पहला सवाल क्या होता? समुद्रगुप्त से मिलता। और गांधी जी को आप इग्नोर कर रहे हैं फिर? नहीं, एक्चुअली उसका क्या है ना कि जैसे आधुनिक भारत है, मैं एक्चुअली प्राचीन भारत का हूँ, और गांधी जी तो मतलब इस देश की उन्होंने आकांक्षाओं को भाई डिसाइड किया है, लोकतांत्रिक स्वरूप को डिसाइड किया है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि समुद्रगुप्त से, जिसने सच में इस देश को भारत बनाया, जिस पर हमारे आधुनिक आंदोलनों की नींव पड़ी, जिस पर तो राष्ट्रपिता बने, लेकिन सच में अगर इस देश का कोई अगर पिता होने लायक है तो समुद्रगुप्त है। एक लास्ट रैपिड फायर के लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि गांधी या फिर गोडसे में किससे आप एक चुनेंगे? दोनों अपनी अपनी जगह प्रासंगिक हैं, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि देखिए, एक जैसे तरह आप से इतिहास के छात्र रहे हैं तो आप बिल्कुल, हमें लगता है कि अच्छे से सोच के जवाब देंगे किसी एक का। नहीं, मैं एक, देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि जैसे एक ऑपरेशन होता है, तो कभी जब शुरू होता है तो एक बड़े से औजार से अंदर पतले औजार की जरूरत पड़ती है जी। जब गांधी की जरूरत थी तो इस देश ने गांधी को देखा, और जब गोडसे की जरूरत थी तो इस देश ने गोडसे को देखा। गोडसे को देखा। ठीक है, फिर धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे एक कॉल पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपसे बातचीत करके हमारे विभाग संवाद के जो दर्शक हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, वो सुनेंगे पॉडकास्ट को, शेयर भी करेंगे। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल। जीवन में कभी स्पीड ब्रेकर मत बनिए। मैं कभी भी हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि खुद बढ़ के रोक देते हैं रास्ते वो मेरे, फिर पूछते हैं राह की दीवार कौन है। तो आप हो सके तो एक पगडंडी बनिए, हाईवे नहीं बन सकते तो पगडंडी बनिए, नहर नहीं बन सकते तो छोटा सा एक जलाशय बनिए, लेकिन कभी स्पीड ब्रेकर ना बनिए, कभी नेगेटिव पॉइंट मत रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ रखिए। आप यकीन मानिए कि जहां पर भी आप रहेंगे महकते रहेंगे, चमकते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे पिपरावा रत्न के नाम से जानने वाले शरदेंदु त्रिपाठी सर को, जिन्होंने नीलामी को रुकवाया और इतिहास के छात्र भी रहे हैं, और इतिहास के इसमें प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार समर्थन बना रहे। विभाग संवाद के नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को, और हमारी हमेशा शुभकामनाएं हैं कि जो ये आपका विभाग संवाद है, ये जो पॉडकास्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर चर्चित हो, बुलंदियों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।